चुनाव के जंग में आपको सिपाही के तौर पर उतारा गया है, तो कितना तैयार है ये सिपाही इस जंग के लिए? पूरा मैं तो तैयार हूँ ही, साथ साथ में मेरे पूरी टीम तैयार है। मुझे लगता है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं और जिस तरीके से हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से वो लोग डरे हुए हैं और विपक्षियों के सवालों का हर जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं कि आने वाले समय में जो चीज़ें छूट गई हैं, कमियां रह गई हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। सबसे पहले तो अपने अपनों से लड़े। उनको लगता है कि हमारे साथ में लड़ाई लड़ने के लिए अभी भाजपा और उनके सहयोगी दल इतने सक्षम नहीं है। नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे इस खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और आज है हम रांची विधानसभा क्षेत्र के बुंडू में। जी हां, आपने सही समझा कि हम बुंडू में हैं और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है जेएमएम के इस विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी तमाड़ की तरफ से विकास मुंडा जी। चलिए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव इस बार अब हो रहा है उसे लेकर उन्होंने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, किस तरह की हवा का रुख है इस बार जेएमएम के लिए। चलिए उनसे बात करते हैं और पूरे एक एक बात पे हम खास नजर डालेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ विकास जी। जिस तरह से जेएमएम ने आप पे भरोसा जताया है, आपको उम्मीदवार बनाया है और लिस्ट जारी हो गई है जेएमएम की तरफ से और आपका नाम बाकायदा उसमें है तमाड़ की तरफ से, तो कब आप नामांकन करेंगे, क्या कुछ तैयारियां है चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो हम अपने दल को और हमारे दल के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि पार्टी ने दोबारा फिर से भरोसा जताते हुए झारखंड के इस जंग में अपना सिपाही बनाया। इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पार्टी और हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर से चुनाव है और चुनाव स्वाभाविक प्रक्रिया के हिसाब से 5 साल में सभी को उसको एक उसका एक पार्ट है, वो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट सभी करते हैं। और चूँकि तैयारियों को लेकर के अगर आप कहेंगे तो हमारी तैयारी तो रोज़ की रहती है, कोई नई बात नहीं है। लगातार 15 सालों से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हम लोग रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम लोगों ने अपना काम किया है और प्रयास किया है कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में अच्छा कनेक्शन बनाने का और साथ साथ में उनको हम लोग जो सहूलियत दे सकते हैं, उनका जो सहयोग कर सकते हैं, उस दिशा में एक सकारात्मक पहल हमने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ किया है। क्षेत्र के लोगों की बात कर रहे हैं आप, इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई है जिसे जनता चाहती है कि इस बार जेएमएम की सरकार उसे पूरा कर दे? नहीं, देखिए, कमियां आप कितना भी काम कर लें, कमियां रहती हैं, बचती हैं और मुझे लगता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में नेक्स्ट जो हम लोगों ने प्रण लिया है कि सबसे बड़ा बदलाव हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आपके एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा हम लोग काम करेंगे। जी, आपने कहा कि इस चुनाव के जंग में आपको सिपाही के तौर पर उतारा गया है, तो कितना तैयार है ये सिपाही इस जंग के लिए? नहीं, पूरा मैं तो तैयार हूँ ही, साथ साथ में मेरे पूरी टीम तैयार है। लगातार 2 चुनावों से हम लोगों ने अपने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतने में हम लोग कामयाब रहे हैं और ये विश्वास और बड़ा होगा और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उस विश्वास को और बड़ा करें, एक बड़ी जीत के साथ में हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी को फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, यानी कि परिवर्तन चाह रही है और इसी को लेकर परिवर्तन यात्रा किए जा रहे थे, जनता का हवाला दिया जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जदयू के खाते में सीट गई है, अगर एनडीए की तरफ से देखें तो राजा पीटर खड़ा हो रहे हैं। तो क्या कितना कठिन होगा आपके लिए, क्या बदलाव की बात वो कर रहे हैं, किस तरह का बदलाव चाहती है जनता? देखिए, निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि जनता और जनता का मूड अपने हिसाब से रहता है और ये उनके मूड के हिसाब से राजनेता अपने विषय तय करते हैं जी। और जहाँ तक बात रही विपक्ष की और विपक्ष के यात्राओं को लेकर के, तो मेरा एक चीज़ बोलना है कि वो, मुझे लगता है कि वो इतने प्रेशर में है और उनके बयानों को अभी अगर आप देखेंगे तो कोई भी बयान उनका झारखंड से जुड़ा हुआ नहीं लगता है, झारखंड के हित में नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं
और जिस तरीके से हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से वो लोग डरे हुए हैं, साथ में उन्होंने ज़रूर हमारे नेता को परेशान करने का कोशिश करा था एक समय में। 6 महीने के लिए भले उनको जेल में रखा, लेकिन उनको जेल में रखने के बाद भी वो उनका मनोबल तोड़ नहीं पाए, और सिर्फ उनका मनोबल नहीं तोड़ पाए, मैं ये तो कहूँगा ही, साथ में उनके जितने भी सेना है, सिपाही है, किसी का मनोबल वो लोग तोड़ नहीं पाए। तो निश्चित रहिए कि हम लोग बहुत एक ऊंचे मनोबल के साथ में चुनाव में जा रहे हैं, और विपक्षियों के सवालों का हर जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। विपक्ष लगातार जो सवाल कर रही है उसमें से एक जो खास सवाल है, इस बार का जो मुद्दा है वो है बांग्लादेशी घुसपैठिया, डेमोग्राफिक चेंज। संथाल में वो लगातार कह रही है कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया, आदिवासियों की संख्या घट गई है, और इस चीज़ को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, खास मुद्दा बनाया जा रहा है अब विपक्ष की तरफ से। इससे कैसे डील करेंगे आप? ये देखिए, वो जो मुद्दा कह रहे हैं वो अपने मुद्दे पे खुद अपने देश की सरकार, भारत की सरकार को फंसाने का काम कर रहे हैं। जी। भारत देश की सीमा की सुरक्षा का कार्यभार किन के हाथ में है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर घुसपैठ की बात अगर वो कह रहे हैं तो भारत सरकार ने हाई कोर्ट में क्या हलफनामा दायर किया, उसको भी देखना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ झूठ बोल करके एक ऐसी परिस्थिति झारखंड में तैयार करना चाहते हैं कि एक बड़े वर्ग में लड़ाई हो। बांटने की तो राजनीति भाजपा ने आज से की नहीं हो, तो अब जब से भाजपा का जन्म हुआ तब से बांटने की राजनीति ये कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, वो अपने साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे, और झूठ बोल करके राज्य के लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी मुझे लगता है कि आप 2019 के चुनाव में भी उन्होंने इस तरह के मुद्दों को रखा था, लेकिन लोगों ने इनके मुद्दों को पहले ही नकार चुके हैं। अब क्या है कि इनके पास में बोलने वाले लोगों की बड़ी टीम है, तो हर एक घंटे में इस विषय, कोई बोलते हैं ना, 10 बार कोई विषय को बोले तो वो इर्द गिर्द दिखता है विषय, लेकिन वो विषय जनता के बीच में कहीं किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं है। मुद्दे आप कह रहे हैं कि उनके पास खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कह रही है कि मुद्दे आपके पास नहीं बचे हैं, आप अब चुनावी हलफनामे लेकर आ रहे हैं, या फिर चुनावी जो हथकंडे होते हैं, जैसे मैया समान योजना को लेकर उन्होंने टोन किया है। उन्होंने कहा है कि मैया समान योजना सिर्फ और सिर्फ चुनावी छलावा है, क्योंकि जनता को वोट, उनको अपने वोट बैंक में डालना है, इस वजह से वो ये सब लेकर आ रहे हैं। मुद्दे नहीं है, इस वजह से इस तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दे को नहीं उठा रहे, आदिवासी विरोधी हो गई है सरकार। इस तरह के सवाल अक्सर किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको जवाब दे देता हूँ। मैया सम्मान योजना, जब राज्य सरकार ने इसे शुरू किया, तब हमारे विपक्ष के लोगों ने क्या कहना शुरू किया था कि पैसे कहाँ से आएंगे। जब योजना शुरू की गई, हमारे राज्य की बहनों के खातों में पैसे जाने शुरू हुए, तब फिर क्या हुआ कि PIL करने भी भाजपा के नेता पहुंच गए। उसके बाद जब हमारी बहनों के खातों में पैसे आने शुरू हो गए, तब इनको इतना प्रेशर आने लगा कि ये गोगो दीदी योजना नाम के फॉर्म भरने वाली योजना इन्होंने शुरू करी। अब देखिए, फॉर्म तो इन्होंने बहुत लोगों को झूठ बोल करके भरवा लिया, लेकिन आप देखिए क्या पैसा किन्हीं के खाते पर आया। और अब देखिए कि ये अपनी बातों में ही फंसने वाली बात बोलते हैं। एक तरफ मैया योजना का विरोध करते हैं, फिर गोगो दीदी योजना के नाम पर फॉर्म भरवाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो खुद डरे हुए इनके कार्यों से पता चलता है। और लोक लुभावन लोग कह रहे हैं, फिर चुनावी जुमला जो लोग कहते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने चुनाव में तो बहुत सारे जुमले मारे थे कि काला धन आएगा, 15 लाख खाते में चले जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ बोलना आता है, करने में किसी भी तरीके से इनका इंटरेस्ट दिखता नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात बता देता हूँ कि सिर्फ एक योजना नहीं, आप मैया सम्मान निधि की बात करें, 3 साल पहले हम लोगों ने, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पेंशन के लिए, सोचिए
प्रखंड मुख्यालय के सामने हमारे बुजुर्ग, चाहे महिला चाहे पुरुष, और देखे लाइनों में खड़े रहते थे कि हम लोगों को पेंशन किसी तरीके से मिल जाए। राज्य सरकार ने इसका हल इतने अच्छी तरीके से निकाला कि आज देखिए प्रखंड मुख्यालय में कोई भी बुजुर्ग को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 3 साल से वो योजना आज के दिन में भी अनवरत चल रही है बिना रुके। तो हमने अपनी इच्छा शक्ति को दिखाया है कि हम किस तरीके से लोगों को, अपने राज्य के लोगों को, एक बड़ी आबादी को हम राहत देने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि बिजली माफ़ी आप देखेंगे कि राज्य में कितनी बड़ी आबादी को उसको उस योजना का लाभ मिला है। आप देखिए कि किसी के बिल तो आप, हमको लगता है 20,000, 30,000, 40,000, उससे ज़्यादा भी रकम लोगों की माफ़ हुई है। साथ में 200 यूनिट की जो बिजली है वो भी राज्य के लोगों को मुफ्त कर दिया गया है। अब ये जरूर कहेंगे कि चुनाव के समय में चुनाव के समय में ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन हमने राहत देने का प्रयास तो किया। इससे पहले राज्य में हमको लगता है रघुवर दास जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी। उस समय उन्होंने क्या राहत देने का काम किया? उस समय तो भारत सरकार भी एक ही दल के थे और राज्य सरकार भी एक ही दल के थे, लेकिन उस समय किसी तरीके का कोई राहत देने का कार्यक्रम नहीं चलाया गया। तो इसका मतलब यही है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि राज्य के लोगों को या फिर देश के लोगों को हम किसी तरीके से राहत पहुंचाने का काम करें। तो उनकी मंशा साफ तौर से दिखती है, और हमारी मंशा अपने राज्य के लोगों के प्रति किस तरीके से, हमारा कमिटमेंट किस तरीके से है, वो साफ तौर से झलकता है। राहत देने की बात कही आपने कहा कि हमने राहत देने का तो काम किया, तो ये राहत इतनी देर से क्यों दिया जा रहा है? पहले क्यों नहीं देने का काम किया गया? इसमें इतनी देरी क्यों? देखिए, हमने कहा ना कि एक कार्यक्रम जैसे सर्वजन पेंशन योजना हमने 3 साल पहले शुरू किया। आपको याद होगा कि सरकार बनने के बाद में तो 2 साल तो कोरोना से प्रभाव पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा राज्य रहा। उसके बाद में सरकार ने अपनी कार्य योजना बना करके लोगों के बीच में काम करना प्रारंभ किया। आप देखे होंगे कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में मुझे लगता है कि उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था की जो हालत छोड़ी थी, मुझे लगता है कि उसको ठीक करने में भी वक्त लगा, और जब राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई तो उसके बाद से राज्य सरकार ने अपना काम प्रारंभ किया। जी, कुछ योजनाओं को लेकर विपक्ष लगातार घेर रही है। जैसे कहा गया था कि ये सरकार जब सत्ता में आई 2019 में, तो उन्होंने दावा किया कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के मुद्दे उठाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब लड़कियों की शादी होगी तो सोने का सिक्का देंगे। तो ये सब जो वादे किए गए थे, कहाँ चले गए ये वादे? क्यों नहीं पूरे किए गए 5 साल में? मैं एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। देखिए, सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको सबसे पहले नियोजन नीति लाई, तो लेकिन नियोजन नीति लाने के बाद में भाजपा के लोग ही उसके ऊपर PIL करने के लिए हाईकोर्ट में दौड़े। तो आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अपने तरफ से जो भी पहल करनी चाहिए, भाजपा के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि राज्य के लोगों को सही तरीके से रोजगार मिले। उनका एक ही मंशा है कि हम कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार देने से सरकार को रोकें। और मेरा ये मानना है कि एक नकारात्मक मानसिकता के साथ में हमारे विपक्षी काम करते हैं। किन्हीं के लिए सकारात्मक रुख राज्य के लोगों के प्रति इनका नहीं है, जिसका नतीजा मुझे लगता है कि हाल के दिनों में दिखा है। लेकिन सरकार ने लगातार अपने तरफ से पहल किया है। जितनी नियुक्तियां निकली हैं, नियुक्तियों को लेकर के जो इश्यूज भी हुए हैं, उसको लेकर के सरकार ने हर शिकायतों को सुना है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हम उनका समाधान करेंगे। और सरकार ने इसके ऊपर में अपना सकारात्मक रुख रखा है। आप देखिए कि पूर्व में क्या किसी तरह की कोई समस्याएं आती थी तो मुझे लगता है कि उस समय तो के सरकार में तो हमको लगता है कि कान में तेल डालने का काम किया जाता था। किन्हीं की बात सुनते थे क्या? मुझे लगता है कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर छात्र अपनी बात को लेकर आंदोलनरत रहते थे, तो उनकी बात को सुनने के लिए भी कोई मंत्री या फिर मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, उनकी बातों को इस तरीके से अनसुना किया जाता था कि पता नहीं राज्य के लोग ही आवाज़ उठा रहे। हमारी सरकार ने तो जितने भी छात्र आंदोलन हुए सभी में वार्ता करके सभी की बातों को सुना है। हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। निश्चिंत रहिए कि जो वादे किए गए हैं वो सारे वादे हम लोग पूरे करेंगे। और 5 साल में, अगर 5 साल तो मैं नहीं कहूँगा, 3 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने प्रयास किया
2 साल तो पूरे कोरोना के ही बीते। तो हम लोग इसी संकल्प के साथ में कि आने वाले समय में जो चीज़ें छूट गई हैं, कमियां रह गई हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल जैसा कि अगर हम देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी तैयार नज़र आ रही है। उन्होंने अपने पंचप्रण की घोषणा कर दी, बहुत सारे मुद्दे उठाकर लेकर आई है, योजनाओं की घोषणा कर रही है। दीदी को योजना उसने कहा कि अगर जैसे ही हमारी सरकार आती है हम 2100 रुपया देना शुरुआत कर देंगे। मतलब वो कह रही है कि हम पूरे 5 साल देंगे। ये सरकार आपको भले 2 महीने दे रही है, लास्ट का ये इलेक्शन का जुमला है, लेकिन हम आपको पूरे ये में देंगे। तो जेएमएम के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में उसके लिए पक्ष में होंगे? नहीं, निश्चिंत रहिए। देखिए, जो योजनाएं राज्य सरकार ने शुरू की है वो लगातार चलेंगी। और सबसे पहले तो हमारे भाजपा के जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको ये बात सबसे पहले बताना चाहिए कि अपने राज्यों में पहले गोगो दीदी जैसी योजनाएं कब लागू करेंगे। फिर मुझे लगता है कि उनको राज्य में आकर के इस बात की घोषणा करनी चाहिए। और आने वाले चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन पूरी तरीके से राज्य के चहुमुखी विकास को लेकर के संकल्पित है। हम हर विषयों को छूते हुए आने वाले समय में, अगर राज्य की जनता फिर से हमारे ऊपर भरोसा